हेलो स्टूडेंट, दीपजस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यहाँ हम हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं जो आपके यूपीएसएससी पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य और यहाँ से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कम से कम 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, अच्छे से आप नोट्स बनाए, क्योंकि अक्सर फैक्ट और कॉन्सेप्ट बेस पे यूपीएसएससी में इस समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा गुप्ता साम्राज्य था ये प्राचीन भारत इतिहास का स्वर्णिम युग था, लेकिन हम जानेंगे कि ये स्वर्णिम युग क्यों हुआ और गुप्त साम्राज्य का जो उदय कैसे होता है। तो देखिए होता क्या है कि जो गुप्त साम्राज्य के पहले कुषाण और सातवाहनों का यहाँ पे जो शासन था, उनके यहाँ जो गुप्त लोग थे वो सामंती का काम करते थे, यानी कि ये सामंत थे। लेकिन जैसे ही कुषाण और सातवाहन शासन में कमजोर होने लगे तो सामंतों ने अपने प्रभाव को दिखाते हुए, स्वयं को स्वतंत्र बताते हुए गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, यानी कि गुप्तों का आपको उदय समझ में आ गया कि गुप्त कौन थे। गुप्त असल में शक और कुषाण, सातवाहन और कुषाण के यहाँ सामंत का काम करते थे, और जब सातवाहन और कुषाण जो शासन थी वो कमजोर पड़ी तब ये अपने आप को स्वतंत्र कहकर शासन करना प्रारंभ किए। अगर हम बात करेंगे इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो इनका मुख्य जो निवास स्थान था ये उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र था। और अगर इसमें आप गंभीरता से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का लगभग प्रयागराज और बिहार का साकेत जो अयोध्या से संबंधित था। उसके बाद हम देखेंगे कि ये मध्य गंगा के उपजाऊ क्षेत्रों पे होता था, जिसको दोआब कहते थे। यहाँ पे लोहे का संसाधन मिलता था, अच्छी कृषि उपजाऊ होती थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इनकी उत्पत्ति, इनकी जाति को लेकर अक्सर लोग कहते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य थे वो गुप्ता थे या वैश्य थे, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। तो हम कभी कभी ये पूछ लेते हैं प्रश्न कि निम्न इतिहासकार के अनुसार गुप्त किस वंश के थे या किस वर्ग के थे, तो इस पर हमें भी विचार करना है। देखिए इतिहासकारों में RS शर्मा और रोमिला थापर के अनुसार जो गुप्त थे ये वैश्य थे, और क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था के अधीन जो वैश्य लोग थे आर्थिक गतिविधियों, व्यापारिक गतिविधियों में ज्यादा शामिल थे, इसलिए वो संपन्न थे, इसलिए वो मजबूत थे, इसलिए उन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ब्राह्मण मत कौन है, तो हेमचंद्र राय चौधरी ने बताया कि ये ब्राह्मण वर्ग के थे। और वहीं पे जो शूद्र और जाट कहने वाले कौन थे, जो हमारा है उसमें से आपका पहला मिलेगा पुराण एवं स्मृतियां। इसमें से हमें आपको मिलेगा वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इन पुराणों में गुप्त साम्राज्य की स्थापना, उनके वंश एवं शासकों की चर्चा की गई है। साथ में कालिदास की जो रचनाएं थी, कालिदास वही थे जो गुप्त साम्राज्य के 9 रत्नों में शामिल थे। तो कालिदास ने रघुवंशनम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जैसे प्रमुख रचनाएं की, जिसमें से उन्होंने गुप्त साम्राज्य के चलचित्रों का चित्रण किया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो अन्य प्रसिद्ध नाटक है, जैसे कि विशाखादत्त का देवी चंद्रगुप्तम जो था, इस नाटक में गुप्त साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्थाओं का चित्रण किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अन्य अभिलेखों के बारे में, तो प्रयाग प्रशस्ति, जिसके रचयिता कौन है, जिसके रचयिता है हरिशेन रचित। अब देखिए अभी जो हाल ही में UPSSC की JEE की जो परीक्षा ली गई थी, उसमें यह पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति की का रचयिता कौन है। तो आप ये जान जाइए, कभी कभी रचनाकार भी किसी अभिलेख का पूछ लेता है। तो उसके रचयिता कौन थे, हरिशेन रचित। तो हरिशेन रचित और एरण अभिलेख में भानुगुप्त के काल का, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो इन सब घटनाओं का ये जो है अभिलेखों में आपको जो है गुप्त साम्राज्य के घटनाओं के बारे में मिलता है। उसके बाद अगर आप पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे, तो गुप्त साम्राज्य ही एक ऐसा काल था जिसमें सर्वाधिक सोने के सिक्के मिलते हैं, यानी कि यह अपने में धन वैभव वाला काल था। तो उस समय के प्राचीन जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार कहा जाता था, और जो चांदी के सिक्के थे उसको रुपये कहा जाता था। तो ज्यादातर सोने के सिक्के गुप्त साम्राज्य में मिलते हैं और चांदी के सिक्के मिलते हैं। तो इसीलिए कुछ इतिहासकार गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें
कि उस समय के जो विदेशी विवरण थे, यानी कि कौन कौन से विदेशी यात्री भारत में आए थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में लिखा। तो पहले आए थे फाहियान। फाहियान आए थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे, और इन्होंने देश में सुख शांति और देश के लोगों को अहिंसावादी बताया था। साथ में इन्होंने चंडाल जातियों के प्रति जो भेदभाव होता था उसका भी उल्लेख किया था। उसके बाद हेनसांग आते हैं 629 से 645 ईस्वी तक ये यहाँ पे रहते हैं, और यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है कुमारगुप्त, जिसको शक्रादित्य भी कहते हैं, उनका उल्लेख अपनी रचना में करते हैं। उसके बाद 7वीं सदी में इत्सिंग आते हैं, और इन्होंने श्री गुप्त यानी कि गुप्त साम्राज्य के जो प्रथम जो शासक थे उनका उल्लेख ये अपने रचना में करते हैं। तो यह हमको जानकारी ऐतिहासिक में साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण के माध्यम से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर हम गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे तो इसकी संस्थापक हैं श्रीगुप्त, यानी कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त हैं। और यह जो है अपने आप को कभी अधिराज, कभी सम्राट घोषित नहीं किए, ये सिर्फ महाराजा की उपाधि लेकर ही यहाँ पे सिर्फ शासन किए। इनके बाद जो घटोत्कच थे, इनके उत्तराधिकारी थे। घटोत्कच ने लगभग 300 से 319 ईस्वी तक भारत में शासन किया, और यह भी एक महाराज की सामंती उपाधि के तहत ही शासन की। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो कभी कभी आपसे प्रश्न यह पूछ लेता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक थे श्रीगुप्त। लेकिन वहीं पे अगर आपसे कोई दूसरा प्रश्न पूछ ले कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक हैं चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने राजा की बदली अधिराज, महाराज, सम्राट की उपाधि लेकर शासन करना प्रारंभ किया। उसके बाद इन्होंने वैवाहिक संबंधों के तहत अपने आप को ताकतवर किया और समृद्ध किया। जैसे कि वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। उसके बाद हम जाते हैं, इनके जो उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त, जो 335 से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और ये इनको प्राचीन भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। और आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो यूपीएसएससी पेट का सिलेबस है उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ से पूछता है? समुद्रगुप्त से। तो आप ये नोट्स जरूर बनाइएगा। उसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे कि इनको क्या कहा जाता था। इनको एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ इनको क्या कहते थे? भारत का नेपोलियन कहते थे। और इन्होंने ये चंद्रगुप्त प्रथम के ये उत्तराधिकारी थे, पुत्र थे, और इन्होंने गुप्त साम्राज्य को अखिल भारत स्तर पर विस्तार किया, प्रसार किया और शासन को फैलाया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इनके मुख्य स्रोत कौन से हैं, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनकी जानकारी हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति, वही प्रयाग प्रशस्ति जिसके रचयिता कौन है? मंत्री हरिशेन के द्वारा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई, उनमें इनको मिलता है इनकी जानकारी। उसके बाद जो कौशाम्बी में अशोक स्तंभ खोदी गई है उसमें इनको इनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त की ऐतिहासिक जो मुद्राएं मिली है उसमें क्या मिला है? 3 प्रकार की मुद्रा मिली है। एक में ये वीणा वादन करते थे, एक में अश्वमेघ यज्ञ के बारे में दिखाया गया, और एक में व्याघ्र हनन के बारे में। यानी कि वीणा वादन सोने के सिक्के में दिखाना, इसका मतलब क्या है कि समुद्रगुप्त कौन था? संगीत प्रेमी था। उसके बाद अश्वमेघ जो यज्ञ का वहां मिलता है, घोड़ा मिलता है, तो इसका मतलब ये था कि समुद्रगुप्त अपने शासन में अश्वमेघ यज्ञ कराया था। उसके बाद व्याघ्र हनन अगर सोने के सिक्के पर मिलता था तो इसका मतलब राजा को शक्तिशाली, ताकतवर दिखाया गया था। इसका मतलब कि ये सिंह से, बाघ से लड़ते हुए इनका चित्रण था। उसके बाद हम चलते हैं आगे।
आगे हम चलते हैं कि समुद्रगुप्त के कुछ विजय नीतियां थी। ये समुद्रगुप्त कैसे अपने आप को ताकतवर बनाए, कैसे साम्राज्य का विस्तार किए। तो इन्होंने 4 प्रकार की विजय युद्ध नीतियां अपनाई। पहला क्या था? पहला इनका था आर्यवर्त उत्तर भारत की नीति, यानी कि उत्तर भारत की नीति में ये क्या करते थे? राजाओं से युद्ध करते थे और उनकी प्रजा को उनके राजा को हत्या करके उनकी पूरी प्रजा सहित उनकी पूरी प्रजा को अपने राज्य में मिला लेते थे। तो ये कौन सी थी? आर्यवर्त की नीति थी। कौन सी? प्रसोभद्रण नीति। नीति का नाम क्या था? प्रसोभद्रण। उसके बाद दक्षिण की नीति क्या थी? ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी कि राजा को हराकर राजा को हराकर उनको कर देने के लिए बाध्य करने के लिए उनको मुक्त कर देना, स्वतंत्र कर देना, यानी कि किसी राजा को हराकर बदले में धन वसूल करके उनको छोड़ देना, यह इनकी नीति थी। उसके बाद जो जंगली में जो आदिवासी लोग रहते थे, यानी जंगल में जो शासन करने वाले रहते थे, उनके लिए इन्होंने अपनी अलग नीति बनाई थी। उनका क्या था? आटविक एवं प्रतन्य, यानी कि जो सीमा व्रत के जो राज्य थे या जो जंगल के राज थे, उनको क्या करते थे? उनको अपने अधीन ला देते थे, उनको हराकर अपने अधीन या सेवक के रूप में नियुक्त कर देते थे। उसके बाद विदेशी शक्तियों से इनकी लड़ने की नीति अलग थी, जैसे कि शक से, कुषाण से, सिंहल से ये जो लड़ते थे, तो लड़ने के बाद उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखते थे और कभी कभी उनसे विवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे। इसी क्रम में लंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से मांगी थी। एक बात ये भी जान रही है कि कभी कभी विदेश नीति के तहत कोई देश अगर काफी करंट अफेयर का मुद्दा बन रहा था, तो इस प्रकार से इतिहास से प्रश्न पूछ लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे कि समुद्रगुप्त के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो समुद्रगुप्त महान कविराज थे, वो कवि भी थे, साथ में धार्मिक सहिष्णु थे, यानी कि वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन साथ में वह बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनकी उपाधियां, तो इनको अतिरथ कहा गया, परम भागवत कहा गया और अश्वमेध पराक्रम कहा गया। तो इन प्रकार से इनके व्यक्तित्व की हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि इसको विक्रमादित्य कहते हैं, और ये उज्जैन के नवरत्न शकों पर विजय और फाइनान का विवरण यहाँ पे हमको पढ़ने को मिलेगा। तो देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनकी विजय और उपाधियां, तो जब ये पश्चिम भारत के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर मार डाला, तो बदले में इनको सकारी या विक्रमादित्य की उपाधि मिली। तो देख लीजिए कि पश्चिम भारत के अंतिम शासक को हराने वाला व्यक्ति कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थी। और इन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने शासन को मजबूत किया, अपनी ताकत, जैसे कि इन्होंने नागा राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से कराया। अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और देवश्री प्राप्त होते हैं। तो यह जानकारी आपको अक्सर परीक्षा में 1 या 2 नंबर दिला देती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी में नवरत्न, देखिए अक्सर नवरत्न से प्रश्न पूछ लेता है, ध्यान देंगे आप लोग। तो पहले नवरत्न का नाम क्या था? कालिदास। कालिदास समझिए भारत के शेक्सपियर थे। इनके साहित्य और नाटक में वो जान थी या वो कला थी जो आज भी मजबूर कर देता है लोगों को पढ़ने के लिए। देखिए जो कालिदास थे, ये जो थे अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशनम, मेघदूतम जैसे महान साहित्य की रचना की। उसके बाद जो धन्वंतरी थे, धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सा के क्षेत्र में विद्वान थे, एक प्रकार के वैद्य थे, और इनको आयुर्वेद का प्रकांड ज्ञाता ये थे। तो ये चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में शामिल थे। और ध्यान देने वाली बात है, आज जिस आयुर्विज्ञान को हम भारत के लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, वो कहाँ से आया है? वो यहीं से आया है, आपके धन्वंतरी महाराज के यहाँ से आया है। उसके बाद अन्य कौन थे? बराहमिहिर थे। बराहमिहिर कौन थे? ये खगोल विज्ञान और गणितज्ञ थे। इन्होंने बृहद संहिता, पंच सिद्धि तंत्रिका की रचना की है। इनका गणित में प्रमुख योगदान था। उसके बाद कौन था? अमर सिंह कोशकार थे, और ये प्रसिद्ध
संस्कृत शब्दों के अमर कोश की रचना करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो उस समय जो चीनी यात्री जो आए थे फाहियान, उनके बारे में अगर विवरण करें तो जो फाहियान जो आए थे ये मध्य देश यूपी के बारे में कुछ लिखे थे। इन्होंने कहा था कि यूपी के लोग काफी सुखी हैं, समृद्ध हैं, और उस समय चांडालों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। चांडाल कौन थे? उस समय चांडाल उन्हें कहते थे जो सामाजिक वर्गीकरण के तहत सबसे निचले पायदान पे आते थे, उनको चांडाल कहते थे। अक्सर उनको देश या गांव से निकाला कहते थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दैनिक जीवन की अर्थव्यवस्था, तो उस समय के लोग शाकाहारी थे और कृषि क्षेत्र था, और जो व्यापार होता था वो कौड़ियों के माध्यम से, यानी कि करेंसी ज्यादातर किस प्रकार का प्रयोग होता था? कौड़ियों का होता था। उसके बाद हम देखेंगे कुमार गुप्त या प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासन था 415 से 455 ईसा पूर्व। जो कुमार गुप्त थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। क्या है? तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध विहारों की स्थापना किया है कुमार गुप्त प्रथम ने। उसके बाद ये देखेंगे इनके बारे में सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य हैं, अगर गुप्त साम्राज्य के बारे में यदि किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से किसी अभिलेख के बारे में अगर पढ़ा जाए तो उसमें सर्वाधिक किसके बारे में बात किया गया है? कुमार गुप्त के बारे में बात किया गया। उसके बात करेंगे कि इनके समय में जो सिक्के होते थे इसमें मोर की आकृति की छपे हुए होते थे। अगर आगे करेंगे तो उस समय हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के बाद अन्य शासक पढ़ेंगे, और यह भी पढ़ेंगे कि गुप्त साम्राज्य का ये अंतिम शासक कौन था। तो देखिए उसके बाद आते हैं जो है स्कंदगुप्त आते हैं, और स्कंदगुप्त का प्रमुख योगदान क्या होता है कि इन्होंने हुड़ों का दमन कर दिया। जो हुड़ यहाँ पे शासक थे, इन्होंने हुड़ों का दमन कर दिया, और इन्होंने जूनागढ़ अभिलेख में यह माना जाता है कि इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। उसके बाद इनके बाद अन्य बहुत से शासक आए, लेकिन वो कहीं न कहीं कमजोर थे और गुप्त साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी भी थे। जैसे कि भानुगुप्त थे। भानुगुप्त में हुड़ युद्ध में मारे गए। और ध्यान देने वाली बात है कि गुप्त साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी थी कि पाखंड चरम पे भी पहुंच चुका था। उसी समय सती प्रथा का पहला घटना मिलता है, यानी कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो सती प्रथा प्रारंभ कहाँ से हुआ? गुप्त साम्राज्य से हुआ, गुप्त वंश से हुआ। ठीक है। तो ये देखिए ये पहला जो है ये क्या है, सैनिक जो गोपराज थे, यानी कि भानुगुप्त के जो सैनिक थे गोपराज थे, उनकी पति सती हुई, यानी कि पहली सती होने वाली महिला भी कौन थी? गोपराज की पत्नी थी। ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए कि जो विष्णु गुप्त थे ये गुप्त साम्राज्य के अंतिम उत्तराधिकारी शासक थे। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि गुप्त काल की जो है प्रशासनिक संरचना के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए जो प्रांत का जो प्रमुख होता था, जो प्रांत का मुखिया होता था, उसको उपारिक या गोप्ता कहते थे। ये प्रांत का मुखिया होता था। उसके बाद जो जिला का मुखिया होता था, विषय का मुखिया होता था, उसको विषयपति कहते थे, एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था। उसके बाद जो कुमार मात्य होते थे वो एक प्रकार के अधिकारी होते थे जो शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। एक तरीके से उदाहरण के रूप में आप डीएम या आईएएस मान लें। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं महासंधि विग्रहिका, एक जो विदेश मंत्री होते थे जो युद्ध और संधि जैसे प्रमुख कार्य करते थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, क्योंकि बड़े स्तर पे जो भूमि थी वो ब्राह्मणों से कर मुक्त करके दी गई थी और कायस्थ जाति का उदय हुआ था। उस समय जो ब्राह्मणों में जो कायस्थ जाति है उनका उदय हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था, तो आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मुख्य आधार कृषि थी। भू राजस्व का कुल उत्पादन 1/6 भाग था और ताम्र लिप्ति पूर्वी तट भृगुकच्छ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बड़े केंद्र थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि उस समय की धार्मिक स्थिति, कला एवं विज्ञान की अगर हम बात करें तो उस समय अगर धार्मिक स्थिति बात करें तो वैष्णव धर्म चरम पे था, यानी कि गुप्त वंश के अधिकतम शासक वैष्णव धर्म से संबंधित थे और इन्होंने वैष्णव धर्म के तहत बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया।
जैसे गुप्त सम्राट परम भागवत थे, इन्होंने दशावतार मंदिर ललितपुर में निर्माण किया और भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर बना। उसके बाद उस समय का जो विज्ञान था, उस समय आर्यभट्ट ने शून्य एवं पाई की खोज किया और उसका मान बताया। इन्होंने सूर्य सिद्धांत बताया, यानी कि उस समय की विज्ञान इतनी ज्यादा विकसित थी भारत की कि उस समय सूर्य सिद्धांत, और जब पूरा विश्व नंगे होकर घूम रहा था, पूरा विश्व जो है अभी पेड़ों के छाल पहन के घूम रहा था, तो उस समय हमारे देश के गुप्त साम्राज्य के आर्यभट्ट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया था, जिसके तहत उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और जो पृथ्वी गोल है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं कि उस समय जिस न्यूटन के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया, वही न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण का उन्होंने सिद्धांत दिया है, उनके पहले भी एक ब्रह्मगुप्त थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज भले वैश्विक स्तर पर यह माना जाए कि न्यूटन ने किया है, लेकिन उसकी पहले से ही व्याख्या किसने कर दिया था? ब्रह्मगुप्त ने कर दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का, गुरुत्वाकर्षण के लॉ के खोज किसने किया है? ब्रह्मगुप्त ने किया। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं, एक प्रश्न के रूप में देख लेते हैं, एक प्रैक्टिस सेट के रूप में। किस गुप्त सम्राट को वीएन स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था? हमने आपको पहले बताया था, समुद्रगुप्त को वीएन स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, और ये प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है। उसके बाद हम बात करेंगे सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरड़ 510 ईस्वी से मिलता है, भानुगुप्त के। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। उसके बाद शक विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि हुड़ों के खूंखार आक्रमण को विफल करने का श्रेय किसे मिलता है? तो इसको ये मिलता है स्कंद गुप्त को। उसके बाद गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेख को किस नाम से पुकारा जाता है? तो गुप्तकालीन में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको दिनार कहा जाता था। आज देखिए रुपया किसको कहते हैं? रुपया कहा जाता था चांदी के सिक्के को। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, देखिए प्रसिद्ध खगोलविद बराह मिहिर किसके दरबार के नवरत्न थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब उसके बाद देखिए सर्वप्रथम किस स्मृति के कायस्थों का उल्लेख एक जाति के रूप में मिलता है? वह है याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया? कौन सा? वीणा। ये हमने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध ईंटों से निर्मित भीतरगांव मंदिर यूपी के किस राज्य में है? तो वह है यूपी के कानपुर राज्य में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आने वाले आगे वीडियो में हम इसी तरह पेट की सीरीज को चलाते रहेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि गांव दूर दराज क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति निःशुल्क अपनी तैयारी कर सकता है। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।